Hello my dear students, I hope you all are doing great. So guys, BHIC 110 का जो पेपर है यानी कि जो भारत का इतिहास, ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। ये सारे क्वेश्चंस आपके जून सेशन एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे ये जो प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चंस होते हैं ना, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो वीडियो है ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ जाएंगे। सो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी एक वेबसाइट है जिसका नाम है shop.hindustanknowledge.com और आपको इस वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको अपना BHIC का गेस्ट पेपर परचेज करना है, BHIC 110, ठीक है, तो आप यहाँ पे सर्च ऑप्शन में सर्च कर सकते हैं और यहाँ से अपना गेस्ट पेपर खरीद सकते हैं, ठीक है। एंड यूट्यूब क्लासेस के फ्री जो PDF होते हैं उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल्स को ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ पे भी हम फ्री PDF के लिंक शेयर करते हैं। सो गाइज, पहला जो क्वेश्चन है वो आपका रिलेटेड है मेकिंग ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन कौन से ऐसे आइडियाज़ हैं और एलिमेंट्स थे जिनकी वजह से ब्रिटिशर्स की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी है वो बनी, ठीक है, किस तरीके से उन्होंने क्या क्या ध्यान में रखा इस पॉलिसी को बनाते वक्त। तो हम बताएंगे कि द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी इन इंडिया वॉज नॉट फॉर्म्ड इन अ सिंगल डे, इट डेवलप्ड ग्रेजुअली ओवर टाइम। तो यानी कि ये एक दिन में नहीं बनी थी, ठीक है, ब्रिटिश प्रशासनिक नीति का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ था बल्कि धीरे धीरे ये हुआ था। हम देखते हैं कि सबसे पहले जो अंग्रेज हैं वो भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में आते हैं, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और वो यहाँ पे आते हैं हमारे साथ व्यापार करने, ट्रेड करने। तो उस टाइम पे तो हम नहीं कह सकते कि वो चाहते थे कि वो हमारे देश का पूरा कंट्रोल ले लेंगे, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव। तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे विकसित होती है जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण बढ़ाया। कई विचार और तत्व इस नीति के निर्माण में सहायक भी बनते हैं, ठीक है, देयर वर सेवरल आइडियाज एंड एलिमेंट्स जिन्होंने इस नीति को निर्माण में काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। देन हम यहाँ पे इसका एम देखेंगे। सो द मेन एम ऑफ द ब्रिटिश वॉज टू मेक प्रॉफिट। ऑब्वियसली जो अंग्रेज थे वो भारत आए थे तो उनका केवल एक ही उद्देश्य था, भारत आने के पीछे उनका क्या उद्देश्य था, लाभ कमाना। तो ब्रिटिशों का मुख्य उद्देश्य भारत से अधिक लाभ कमाना था। पहले वे व्यापार पर नियंत्रण चाहते थे और फिर भारत के संसाधनों पर, ठीक है। तो पहली प्रायोरिटी समझ में आ गया कि पहले उन्होंने सोचा कि पहले इनका ट्रेड जो है सारा व्यापार पे नियंत्रण पा लेते हैं, फिर बाद में जो है इनके संसाधनों पे नियंत्रण कर लेंगे। ऐसा वो क्यों करते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं यानी कि उनके जो आर्थिक हित हैं उनकी पूर्ति हो। सो द ब्रिटिश वांटेड टू यूज इंडिया एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। तो बेसिकली वो क्या चाहते थे कि हमारे जो देश है, हमारे देश से वो रॉ मटेरियल यानी कि जो कच्चा माल होता है, कच्चा माल लेके जाना चाहते थे। कच्चा माल यहाँ से ले जाएंगे इंग्लैंड में और वहाँ पे उस माल से कुछ ना कुछ तैयार करेंगे, जैसे कि मान लो यहाँ से नील इंडिगो ले जाएंगे, यहाँ से कपास ले जाएंगे, इस तरीके की चीज़ें ले जाएंगे और वहाँ जाके उनसे जीन्स बना देंगे। तो फिर उस जीन्स को वापस लाके क्या करेंगे, हमारे देश में इंडिया में बेच देंगे। तो ये उनका मेन मोटिव रहता था कि दे वांट टू यूज इंडिया एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे माल के संसाधन के रूप में वो भारत को यूज करना चाहता था। कॉटन, इंडिगो, जूट, इन सबको वो यहाँ से ले जाते थे। इस वजह से ही उन्होंने यहाँ पे अपना जो प्रशासनिक ढांचा है वो ऐसा बनाया ताकि वो अपनी इंडस्ट्रीज के बेनिफिट्स को भी ध्यान में रख सकें। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि हम देखते हैं कि पॉलिटिकल भी वो कंट्रोल चाहते थे। जब भी हम आंसर लिखते हैं तो एक आंसर के इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, है ना, हर एक टाइप से उसको एनालाइज करना पड़ता है। तो सेम हमने इसके इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक हित के बारे में बता दिया है और अब हम यहाँ पे उनके राजनीतिक नियंत्रण के बारे में बताएंगे। सो एज द कंपनी गेन्ड पॉलिटिकल पावर आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। सो 1757 में जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ और बैटल ऑफ बक्सर हुआ, तो कंपनी ने उस टाइम पे क्या करा कि
उसकी शक्ति ना और ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कि हमारे देश की राजनीति में भी कंपनी की शक्ति बढ़ जाती है। एंड इट रियलाइज द नीड फॉर अ स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। और वहाँ पे क्या पता चला कि भाई अब ज़रूरत है कि एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था हो, क्योंकि अब उनको अपना कंट्रोल बढ़ाना है। समझ रहे हो? प्लासी और बक्सर की लड़ाइयों के बाद कंपनी को राजनीतिक शक्ति मिली। इसके बाद उन्हें कानून व्यवस्था बनाए रखने, कर वसूलने और विद्रोह को रोकने के लिए एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था की जरूरत महसूस हुई। और क्योंकि जो अंग्रेज हैं वो अपने आप की, अपनी जो उनकी नस्ल थी उसको वो श्रेष्ठ माना करते थे, यानी कि बिकॉज वो वाइट थे, गोरे थे, तो वो अपने आप को रेशियल सुपियोरिटी थी उनके अंदर, श्रेष्ठ मानते थे। द ब्रिटिश बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ वाइट मैन्स बर्डन, मीनिंग दे थॉट दे वर सुपीरियर टू इंडियंस। तो उन्हें लगता था कि वो भारतीयों से श्रेष्ठ हैं और अपने आप को वो सिविलाइजर्स समझते थे। सिविलाइजर्स का मतलब क्या होता है कि उन लोगों को लगता था, ब्रिटिशर्स को स्पेशली जो ब्रिटेन के थे, उन्हें क्या लगता था कि बाकी जो दुनिया के देश में जो लोग रह रहे हैं, स्पेशली जब हम भारत की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि वो लोग असभ्य हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, और यहाँ पे ज़रूरत है कि हम उन लोगों को सिविलाइजेशन सिखाएं। ठीक है? तो वो अपने आप को सिविलाइजर समझते थे। उनका मानना था कि उनका काम है कि वो भारत को सभ्य बनाएंगे, और उसकी सोच के कारण उन्होंने भारतीयों को ऊंचे प्रशासनिक पदों से दूर रखा था। तो जो भी ऊंचे ऊंचे पद होते थे वहां पर अंग्रेज ही बैठे होते थे, बाकी सारे भारतीय जो लोग हैं वो उनके नीचे काम कर रहे होते थे। तो यहाँ से ये रीजन था क्योंकि वो इंडियंस को क्या मानते थे? अनसिविलाइज्ड, यानी कि असभ्य मानते थे। उसके अलावा जो ब्रिटिशर्स हैं जैसे कि जेरेमी बेंथम और जेम्स मिल, ये इनका विश्वास था कि गवर्नेंस क्या होता है। गवर्नेंस यानी कि जब भी किसी भी देश में सरकार बनती है, सरकार जो है वो शासन करती है। ठीक है? सरकार शासन करती है, तो शासन का ना मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? शासन का मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करे? फायदा पहुंचाए। समझ में आ रहा है? कि मैक्सिमम बेनिफिट मिले, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, ऐसा वो मानते थे। तो फिर वहाँ से उन्होंने इंडिया में जो उस टाइम पे, मतलब इंडिया में जो पुरानी कुप्रथाएं वगैरह चल रही थी ना, उनको ख़त्म करने के लिए उन्होंने फिर काम करना शुरू किया, जैसे कि सती प्रथा हो गया, और हमारा मैकाले मिनट्स आया जिसने कि इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन को मतलब पश्चिमी शिक्षा को हमारे देश में बढ़ावा दिया। समझ में आया कि ब्रिटिश दार्शनिक जैसे कि जेरेमी बेंथम, जेम्स मिल का मानना था कि शासन का उद्देश्य अधिकतम लोगों की अधिकतम भलाई होना चाहिए। इसी सोच के तहत उन्होंने सती प्रथा पर रोक, पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा और कानूनी सुधार भी किए। तो इसे हम बोलते हैं यूटिलिटेरियन फिलॉसफी, यानी कि उपयोगितावाद का सिद्धांत। तो ये उपयोगितावाद का सिद्धांत भी अंग्रेजों का ही दिया हुआ है। जेम्स मिल, जेरेमी बेंथम जैसे थिंकर्स हैं। अंग्रेजों को डर था कि कहीं भारतीय उनके खिलाफ रिवॉल्ट ना कर दे। तो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश अधिक सतर्क, यानी कि देवर मोर कॉशियस हो गए थे, एंड उन्होंने समझा कि भारतीय धर्म और परंपराओं की अनदेखी करना खतरनाक हो सकता है। समझ में आया? क्यों वो नहीं चाहते थे कि अब दोबारा से विद्रोह हो। तो अब उन्होंने अपनी पॉलिसीज को और ज़्यादा कंजर्वेटिव, यानी कि रूढ़िवादी बनाना शुरू कर दिया। रूढ़िवादी का मतलब होता है कि जो पुरानी प्रथाएं हैं अब वो उन्हें नहीं हटाना चाहते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि फिर से रिवॉल्ट हो। They began to include Indians in administration at lower levels to win support, but kept post for British officers. तो निचले पदों पर भारतीय रहते थे और ऊंचे पदों पर कौन रहते थे गाइस? अंग्रेज रहते थे। एंड देन हम देखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो लिखित कानून में विश्वास करते थे। तो उन्होंने इंडियन पीनल कोड और सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये सारे चीज़ें बनाई ताकि वो जो लॉ का सिस्टम है उसे यूनिफॉर्म कर सके। ठीक है? शासन करना भी आसान हो जाता है इससे। तो लिखित कानूनों में वो विश्वास करते थे। साथ ही साथ गाइस वो लोग ना कार्य कुशलता, जैसे हम कहते हैं ना, एफिशिएंसी को बहुत वैल्यू करते थे। तो उन्होंने सिविल सर्विसेज, जिसे हम इंडियन सिविल सर्विस कहते हैं, उसकी शुरुआत की। और उसके अंदर शुरुआत में केवल ब्रिटिश लोग ही सिलेक्ट होते थे, पर फिर बाद में मतलब इंडियंस को भी उन्होंने लेना शुरू कर दिया था। तो ब्रिटिश कार्यकुशलता में विश्वास करते थे। उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की स्थापना की। शुरू में इसमें केवल ब्रिटिश ही भर्ती होते थे, इससे वे बहुत कम अधिकारियों में भी पूरे भारत को नियंत्रित भी कर पाते थे।
तो ओवरऑल हम निष्कर्ष में बता देंगे कि ब्रिटिश की जो पॉलिसी है, उन्होंने अपनी इकोनॉमिक गोल्स, पॉलिटिकल नीड्स को, रेशियल एटीट्यूड्स को, इन सब चीज़ों को हमारे देश में आके पूरा किया और वो भारत पे शासन करना चाहते थे और हमारे संसाधनों का दोहन भी करना चाहते थे। इसके बाद एक क्वेश्चन आपने काफ़ी बार देखा होगा, शॉर्ट नोट वगैरह में भी आ जाता है, जिसमें आपको रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त है उसके बारे में बताना होता है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त आपका क्या है गाइज? लैंड रिवेन्यू सिस्टम। लैंड रिवेन्यू सिस्टम इसे हम कहते हैं, मतलब कि भू राजस्व प्रणाली। भू राजस्व प्रणाली क्या होती है कि किस तरीके से किसानों से टैक्स वसूला जाएगा, उसका एक पूरा ढांचा, एक तरीके का पूरा सिस्टम ये होता है कि इसके अंदर कुछ मतलब प्रोविजंस होते हैं जो बताते हैं कि कैसे हम टैक्स को वसूलेंगे। सो द रैयतवाड़ी सिस्टम वाज अ लैंड रिवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। तो भारत में ब्रिटिशर्स ने इसे इंट्रोड्यूस किया था एंड it was mainly used in Madras, Bombay and the part of Assam. The system was introduced by Thomas Munro, Captain Alexander Reed in the early 19th century. Okay, तो हम देखते हैं कि 19th सेंचुरी की शुरुआत में इसको लेकर आया गया था। रैयत जो है किसान को कहते हैं बेसिकली। रैयत कौन होता है? किसान होता है। तो रैयतवाड़ी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली इंडिविजुअल फार्मर से टैक्स कलेक्ट करेगी, ना कि जमींदार से और लैंडलॉर्ड। समझ में आया कि जो पहले गवर्नमेंट होती थी, गवर्नमेंट और हमारा जो फार्मर है उनके बीच में एक मतलब हम कह सकते हैं कि ये होते थे, लैंडलॉर्ड्स होते थे, जमींदार होते थे। तो अब ये नहीं होंगे, सरकार डायरेक्टली किसानों से ही टैक्स वसूलेगी। तो समझ में आया कि रैयतवाड़ी में हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है। पहली चीज, डायरेक्ट सेटलमेंट होगा फार्मर्स के साथ, यानी कि सरकार और किसान के बीच सीधा समझौता होगा। दूसरा, जो ओनरशिप है, द रैयत वर कंसीडर्ड, अब किसानों को जमीन का मालिक माना जाएगा, वो अपनी जमीन को बेच सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। रिवेन्यू को फिक्स कर दिया जाएगा, ओके, एंड रेगुलर उसका रिवीजन होगा हर 20 से 30 साल में। तो सरकार और किसान के बीच ये सीधा समझौता था। भूमि का स्वामित्व, यानी कि किसान को अपनी जमीन का मालिक माना जाता था, वह जमीन को बेच या किराए पर दे सकते थे। जमीन की उपज और गुणवत्ता के आधार पर कर निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। तो टैक्स किस चीज पे बेस्ड होगा? रिवेन्यू, जो भी जमीन की गुणवत्ता होगी, कितना उसमें प्रोडक्टिविटी है, जहाँ पे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी वहाँ पे रेट भी ज्यादातर हमें हाई ही देखने के लिए मिलेगा। तो ओवरऑल रैयतवाड़ी की मुख्य विशेषताएं हैं। अब इसके क्या फायदे हुए? तो इसका जो पहला फायदा हम देखते हैं वो क्या हुआ कि जो जमींदार थे, जमींदार क्योंकि किसानों को गाइस एक्सप्लॉइट किया करते थे, तो वो एक्सप्लॉइटेशन, जो शोषण है, वो खत्म हो जाएगा। जो फार्मर्स हैं वो अपने लैंड के ओनर बन जाएंगे और जो सरकार है, सरकार और रूरल गांव की जो पॉपुलेशन है उनके बीच में सीधा संपर्क होगा। पर क्या सिर्फ इसके फायदे ही हैं? इसके नुकसान भी थे, जैसे कि कर, जो रिवेन्यू रेट है वो बहुत ज़्यादा था। कभी बाढ़ आ जाती है तब भी किसान को पूरा पे करना पड़ेगा, मतलब अगर उसकी फसल नहीं भी होती फिर भी पूरा पे करना पड़ेगा। तो टैक्स भरने के लिए बेचारे किसान लोन लेते थे, जिसकी वजह से वो लोन के चक्र में दब जाते थे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन लोगों को ना ज़बरदस्ती बोला जाता था कि वो कैश क्रॉप्स यानी कि वो फसलें जो जिन्हें बेचने के लिए उगाया जाता है, ऐसी फसलों को उगाएं जिसकी वजह से फिर बाद में उनके पास खाने की कमी हो जाती थी। तो हम देखते हैं कि खाद्य संकट भी इससे बढ़ जाता है फूड क्रॉप्स ना उगा के, क्योंकि वो कैश क्रॉप्स उगाते हैं। और ओवरऑल कंक्लूजन में हम वही बता देंगे कि जो रैयतवाड़ी प्रणाली है, इसने किसानों को ज़मीन का मालिक बनाकर उनकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन बाद में प्राकृतिक आपदाओं और शोषण के कारण ये जो है नुकसानदायक सिद्ध होता है। इसमें ग्रामीण गरीबी और कर्ज को भी बढ़ा दिया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि जब कृषि का व्यवसायीकरण किया गया, व्यवसायीकरण का मतलब ये होता है कि देखो, जब ट्रेडिशनली जब खेती की जाती है तो उसमें हम क्या देखते हैं कि लोग अपने जीवन यापन के लिए, अपने खाने पीने के लिए गेहूँ और दाल और चावल ऐसी चीज़ें उगाते हैं। लेकिन जब एग्रीकल्चर को हम व्यवसायीकरण कर देंगे ना, तो क्या होगा उससे कि व्यवसायीकरण से गाइस क्या होगा कि जो फूड वाली जो हमारी क्रॉप्स होती हैं, फूड क्रॉप्स, वो हम नहीं उगा पाएंगे, उससे कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी। क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, यहाँ पे हमें उन्हीं का ही परीक्षण करना है। So the commercialization of agriculture means shifting from traditional farming for self-consumption to farming for sale in the market.
तो पहले जो फार्मिंग हो रही है, जो खेती हो रही थी, वो आत्म उपयोग के लिए यानी कि खुद के खाने के लिए होती है, पर बाद में हम देखते हैं कि ये बेचने के लिए होने लग जाता है। दिस चेंज हैज हैड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी। तो इस चेंज का पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है भारत की अर्थव्यवस्था पे। जैसे कि पॉजिटिव क्या होगा कि किसानों की जो इनकम है ना, इससे वो बढ़ जाती है। किसान जो है, क्योंकि अपनी कैश क्रॉप जैसे कि कॉटन, शुगर केन, इन सबको बेचेंगे तो किसानों की आय में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। दूसरा, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। अब क्योंकि एग्रो इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, एक्सपोर्ट बिजनेस, यहाँ सब में, क्योंकि मान लो कॉटन उगा रहे हैं, जूट उगा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी तो ट्रेडिशनली जो मतलब नहीं उगाई जाती थी, तो अब कमर्शियल एग्रीकल्चर में ये इंडस्ट्रीज को मुनाफा होगा। मॉडर्न मशीन्स का यूज़ होगा, हाई यील्डिंग सीड्स का यूज़ होगा, और अर्निंग होंगी। एक्सपोर्ट करेंगे ना जब किसान, तो उन्हें बाहर से अर्निंग्स भी, फॉरेन एक्सचेंज भी आएगा। तो समझ में आ गया आपको सारे सकारात्मक प्रभाव। मैं एक बार बता देती हूँ कि इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी, क्योंकि जो किसान है वो कपास, गन्ना, फल, सब्जियां उगाएंगे, जिससे कि वो आमदनी को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा उद्योग, निर्यात क्षेत्र को सहायता इससे मिलती है। आधुनिक तकनीकों का उपयोग करेंगे वो, उन्नत बीज, उर्वरक और सिंचाई प्रणालियों के उपयोग से उत्पादकता बढ़ जाती है। भारत मसाले, चाय, चावल आदि के निर्यात से उन्हें विदेशी मुद्रा भी वो कमाएंगे। तो ये इसके सकारात्मक प्रभाव है। नेगेटिव इम्पैक्ट बस यही है कि जो खाद्यान्न वाली जो फसलें होती हैं, जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, इन सारी जो क्रॉप्स है ना, ये नहीं वो उगा पाएंगे, और इससे किसान कर्ज में डूब जाएंगे, और फार्मर के जो सुसाइड्स होते हैं ना, वो बढ़ जाएंगे। इससे हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज होगा, इससे इनइक्वालिटी भी आती है। एनवायरनमेंट को डैमेज क्या होगा भाई, जब उर्वरक डालेंगे हम, सॉइल डिग्रेड हो जाएगी, उससे पानी की कमी हो जाएगी, और जो बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस होगा, इनइक्वालिटी भी फैलती है इससे, और मार्केट पर डिपेंड हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो खाद्यान्न फसलों की जब वो उपेक्षा कर देंगे तो खाद्य संकट, महंगाई, किसान आत्महत्याएं करेंगे, पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, असमानता आएगी। तो ओवरऑल जो कमर्शलाइजेशन है एग्रीकल्चर का, इसने इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया था, और एक्सपोर्ट हुआ, इससे काफ़ी फायदे हुए, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी थे। तो यहाँ पे जो है बैलेंस होना चाहिए डेवलपमेंट का। तो सरकार भी जो है क्या कर सकती थी कि वो सस्टेनेबल फार्मिंग को प्रमोट कर सकती थी, छोटे फार्मर्स को सपोर्ट कर सकती थी, है ना। तो कृषि का व्यवसायीकरण आर्थिक विकास और निर्यात को बढ़ावा देता है, लेकिन इसके साथ साथ किसान संकट और पर्यावरणीय समस्याएं जैसे मुद्दे आ जाते हैं। सरकार को छोटे किसानों को सहयोग देना चाहिए, और खाद्य व नकदी में जो है दोनों फसलें उगाएं, मतलब ताकि खाने की भी कमी ना हो और पैसे की भी कमी ना हो। इस तरीके से एक बैलेंस बना के चलना चाहिए था किसानों को उस टाइम पे। तो गाइज, अब यहाँ पे हमारे 3 क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर हो गए हैं। अब आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, उसके अंदर भी मैं कुछ और क्वेश्चंस लेकर आऊंगी जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी जो भी आपके पेपर कोड्स आप कमेंट करके बताओ, तो हम कोशिश करेंगे उनके वीडियोस आपके लिए लेकर आने के।